पंक्चुएशन में कल मैंने बताया था कि पंक्चुएशन जो है वो चिन्ह होते हैं जिनको हमें लिखते समय ध्यान देना चाहिए, अन्यथा हमारे वाक्यों का अर्थ बिगड़ जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा, जो हम कहना चाहते हैं उसके अलग हो जाएगा। ठीक है, अब वो पंक्चुएशन कौन कौन से हैं जिनको लिखते समय ध्यान देना चाहिए, इसके लिए कल मैंने कितने लगवाया था, 12 लिखवाया था ना? तो सबसे पहला बताइए क्या लिखवाया था, फुल स्टॉप। सब लोग लिखते चलना, एक ही बार में सबको क्लियर करने जा रहा हूं। ये हो गया है आपका फुल स्टॉप। दूसरा क्या है, कॉमा। ठीक है, तीसरा क्या है, थर्ड हो गया क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ क्या हो गया, इन्वर्टेड कामा। और बताइए, सबका मार्क्स ध्यान दीजिएगा। 5वें नंबर पर क्या है, एपॉस्ट्रॉफी। केवल एपॉस्ट्रॉफी नंबर पे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। अच्छा, एपॉस्ट्रॉफी का निशान नहीं लगा। एपॉस्ट्रॉफी और कॉमा लगभग एक समान होते हैं, कॉमा नीचे लगता है, एपॉस्ट्रॉफी ऊपर। सेमी कॉलन के बाद 7वें नंबर पर बताइए, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट बताइए, HYTHEN हाइफन यानी एक डैश छोटा वाला। 9वें नंबर पर है डैश, ये बड़ा रहेगा। 10वें नंबर पर कोलन। ठीक है, पैरेंथेसिस। ठीक है, ये इसके बाद कैपिटल लेटर। ये भला ध्यान तो दिए, ABC कैपिटल लेटर। ठीक है, देखो सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ मैंने जगह छोड़ रखा है क्योंकि उसको तो डिस्क्राइब कर लेंगे, यहाँ तीनों को पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे हैं पंक्चुएशंस जिनको प्रयोग करते समय कहाँ प्रयोग करना है ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट है जो अक्सर यूज होते हैं और उनको आपको ध्यान देना है। जैसे ये सबसे पहला हो गया फुल स्टॉप। अक्सर हर वाक्य के अंत में, यदि वो एसेरेटिव का है और वो इंपरेटिव सेंटेंस का है तो फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि वाक्य के अंत में इसको लगाना है। कॉमा भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमा भी कहाँ कहाँ लगता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, वहां लगाना जरूरी होता है। क्वेश्चन मार्क है जरूरी सब होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन है जो जरूर वाक्य में आते ही, हर वाक्य। जैसे इसमें कुछ चीजें, जैसे ये सेमी कॉलन हो गया, ये बहुत कम यूज में मिलेगा आपको, या इसमें जो है हाइफन है कुछ जगह मिलता है, कम मिलेगा। डैश भी, डैश तो आप जानते हैं। कॉलन का प्रयोग भी कम मिलता है, मान लो ये कोटेशन वगैरह जैसे लिखते हैं, कोई कुछ कह रहा हो तो देखते हो, कोई आदमी कह रहा है तो उसके आगे 2 बिंदी लगी होती है, वो जो है संबोधन के लिए लगता है। पैरेंथेसिस कम यूज होता है, कैपिटल लेटर अक्सर यूज होता है। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ पॉपुलर हैं जो अक्सर हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहला हमको ध्यान देना है फुल स्टॉप कहाँ लगता है। कल मैंने इस पर डिस्कस किया था कि जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन से सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, कौन से वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। तो पहला एसेरेटिव और दूसरा इंपरेटिव। 5 सेंटेंस होते हैं ना, 5 में 2 सेंटेंस ऐसे हैं जिनके अंत में फुल स्टॉप लगता है। कौन कौन, एक एसेरेटिव और दूसरा इंपरेटिव।
अब आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि यदि कोई वाक्य लिखा है और उसके अंत में फुल स्टॉप लगा है तो वो केवल दो ही वाक्य हो सकता है, या तो वो असेरेटिव होगा या वो इंपरेटिव होगा। अब असेरेटिव और इंपरेटिव में अंतर कैसे करेंगे? तो असेरेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब फर्स्ट या लेट से शुरू होता है, यही अंतर है। जबकि दोनों वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। दो सेंटेंस ऐसे क्लियर हो गए। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लो, जो क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं? दो। कौन कौन? एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक क्वेश्चन वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा इनके, इसको इंट्रोगेशन मार्क भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह और भी देखेंगे, इससे इन्वर्टेड कामा है। अब कितने सेंटेंस क्लियर हो गए? असेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव। बचा कौन कौन सा? एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। 5 सेंटेंस में 2 बचे, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस लगभग सेम होते हैं, इसीलिए इनके वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है कि नहीं? जब आपको रूल लिखवाया जा रहा था तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में 2 वाक्य बनते हैं, एक होता है इंटरजेक्शन से शुरू होता है और एक होता है व्हाट या हाउ से शुरू होता है। तो व्हाट या हाउ वाले वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जबकि इंटरजेक्शन वाले शब्दों के साथ लगता है, जैसे आ, ओ, अलास, हुर्रे, ये सब वर्ड्स जब आते हैं तो इनके साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। इसका मतलब 2 सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। कौन कौन से सेंटेंस हो गए? एक हो गया एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो कौन सा सेंटेंस? या तो एक्सक्लेमेटरी या तो ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, ये कैसे क्लियर होगा? तो एक्सक्लेमेटरी में 2 तरह के वाक्य, एक तो इंटरजेक्शन वाले और दूसरा व्हाट या हाउ वाले। तो 2 वाक्य यदि हैं तो एक्सक्लेमेटरी हैं। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसका प्रारंभ में से होता है, तो हो गया। इसके अलावा जो भी सेंटेंस मिलते हैं वो सब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस बनते हैं। क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब 5 सेंटेंस की पहचानिए। मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब नरेशन पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है। किसके अनुसार? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस 5 में हो सकता है। कैसे पहचानेंगे? कंफ्यूजन हो रही हो तो वाक्य के अंत का मार्क देख लो, क्लियर हो जाएगा। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है तो 2 सेंटेंस। कौन कौन? असेरेटिव या इंपरेटिव। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, एक सेंटेंस, वो इंपरेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। उसमें 2 तरह के वाक्य बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ड वाले। यदि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क या कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो 2 सेंटेंस, या तो एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे उस दिन क्वेश्चन वो आया था ना, डोंट यू नो, हाँ क्या, हाँ, तो वहां जो है कंफ्यूज हो गया कि डू आ गया पहले, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब भी है ना। ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन था आईएएस, तो वो वहां कंफ्यूजन इसलिए हो गई क्योंकि वहां डू का प्रयोग वर्ब फर्स्ट के रूप में किया जाएगा, तब ना वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, और डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा तो इंट्रोगेटिव। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो अब क्वेश्चन वाक्य का अंत देखो ना, समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है। फुल स्टॉप था तो इंपरेटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन मार्क था तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, तो इसलिए हमने ये मार्क समझाया। अब देखिए फुल स्टॉप को हम डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला हो गया कि फुल स्टॉप का प्रयोग असेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में जरूर लगना चाहिए। ये वाक्य तभी पूर्ण होगा जब उसके साथ फुल स्टॉप लगाना है, तो लगाए रहेंगे तभी। अब आप छोड़ देते हैं यदि ये समझ के कि लगाए चाहे न लगाए, तो आप समझिए कि इससे आपका मार्क डिस्टर्ब हो जाएगा। ये है पंक्चुएशन। दूसरा, पहला तो हो गया आपका सेंटेंस बता दिया मैंने। दूसरा इसने कल बताया था कि एब्रीविएशन बनाते समय, शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त शब्द बनाते समय क्या लगता है? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैंने डिटेल करके बताया था कैसे बैचलर की डिग्री बनती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम बनाया था ना। उसी में जो है वो बीटेक और बीबीए, बीसीए, ये सब क्या है? ये सब एब्रीविएशन है, बैचलर की डिग्री बनती है।
उसके बाद मास्टर की डिग्री MCA, MSc या MA, MCom है, सब मास्टर की डिग्री बनती है। इसके बाद PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो ये जो सब है सब एब्रिविएशन, यानी इनका पूरा नाम कुछ और है। जैसे यदि हम इसको मास्टर ऑफ आर्ट लिखते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट, ये तो आपका पूरा पूरा एक शब्द हुआ। ये जिसको शॉर्ट में लिखना होता है इसी को लिखते हैं MA। अब इसको M आर्ट का A, एक खो इसका लिए एक खो इसका लिए, हो गया MA। लेकिन अब क्या है, जैसे यहीं पर लिखना हो मास्टर ऑफ साइंस, क्या मास्टर ऑफ साइंस, तब क्या करेंगे MSc लिखेंगे। ऐसा नहीं कि M ले लिए S ले लिए। क्यों? क्योंकि साइंस का एब्रीविएशन है SC, साइंस का एब्रीविएशन SC होता है। समझ में आ रहा है? ये जानना पड़ेगा। जैसे कॉमर्स का एब्रीविएशन COM होता है ना, टेक्नोलॉजी का TECH होता है, यानी आप केवल T नहीं लिखेंगे टेक्नोलॉजी के लिए, TECH ही लिखेंगे। जैसे फिलोसॉफी के लिए PH, जैसे PhD जो होती है वो PH एक तरफ रहता है, D अलग रहता है, यानी फिलोसॉफी के लिए PH और डॉक्टर के लिए D, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इसीलिए उसको कहा जाता है। तो ये एब्रीविएशन कुछ बनाए हुए हैं जिनको हमको याद रखना है कि इनका एब्रीविएशन यही होता है, अपने से नहीं बना देंगे। और कुछ अपने से भी बना लेते हैं, जैसे अपने नाम का एब्रीविएशन बना लेते हैं। तो बताया था मैंने MK मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, काहे महेंद्र कुमार मिश्रा नहीं होगा क्या? मोहन दास करमचंद्र मिश्रा नहीं हो सकता क्या? MK गांधी को कहते हैं MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये जो एब्रीविएशन बनते हैं, एब्रीविएशन बनाने समय सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे एक लड़के ने एक दिन कहा NCC का फुल फॉर्म बताइए जी। ये तो वास्तव में नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कोर कहते हैं इसको, नेशनल कैडेट कोर। तो लड़के ने कहा ये सर नेशनल चप्पल चोर नहीं हो सकता आपके? बिल्कुल हो सकता। यदि कोई नेशनल चप्पल चोर है तो उसे कह देना NCC। लेकिन अब NCC कहीं अथॉराइज्ड प्लेस पर लिखी है तो उसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? नेशनल कैडेट कोर। ठीक है। अब इसी तरह से बहुत सारे, अभी एब्रीविएशन की आप लिस्ट देखेंगे, बहुत सारे एब्रीविएशन है, उनको जानना भी चाहिए, उनको जानना चाहिए। परीक्षा के क्वेश्चन भी बनते हैं। DM हो गया, SP हो गया है, ये पद के जितने पद होते हैं उसमें तो सब बनते हैं। PM कहते हैं, PM प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, नहीं कहते हैं? PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बनता है नहीं? SHO, SP, क्या कहते हैं, IG, DIG, बहुत सारे पोस्ट, जितने पोस्ट है सबका एब्रीविएशन बनता है। और जो एब्रीविएशन है वो हमको समझना चाहिए कि किसके लिए आ रहे हैं, तब तो हम समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब जब हम एब्रीविएशन देखते हैं तो उनके साथ क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ एक चीज और जानना है कि कुछ एब्रीविएशन पहला अक्षर लेने पर, कुछ एब्रीविएशन देख रहे हो पहला और दूसरा दोनों लेने पर, कुछ होता है पहला और आखिरी लेने पर। जैसे कल बताया था डॉक्टर, मिस्टर, ये सब अंतिम का लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज आप बताओ हमको, नंबर किसके घर से आया है? NO लिखते हो ना, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, सब जानते हैं। नंबर, इसमें O आता ही नहीं है। देखो NUM, अरे NO आया है एब्रीविएशन में, कहां से आया ये? अरे मैं तो बताऊंगा ही, तुमको जानना भी चाहिए, मैं बताया भी हूं, फिर से बता रहा हूं। सारे वर्ड्स जो हैं, इन सभी शब्दों की उत्पत्ति किसी न किसी दूसरे वर्ड से होती है। जैसे ये लैटिन के और क्या कहते हैं, ग्रीक के वर्ड जो हैं, ये अंग्रेजी के अक्सर और मैक्सिमम शब्द लैटिन वर्ड या ग्रीक के वर्ड से लिए गए हैं। तो ये भी जो है नंबर का,
नंबर तो ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन नंबर का जब हम लैटिन वर्ड लेंगे तो पता चलेगा आपको कि इसको कहते हैं न्यूमेरो। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? न्यूमेरो। यानी ये एब्रीविएशन इसका है, जिसका मतलब होता है नंबर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये जो है एब्रीविएशन है, NO एब्रीविएशन है न्यूमेरो का, और इसका अंग्रेजी शब्द ये वर्ड कौन सा है? हमारे यहाँ देखो ना बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, कुछ जो है फ्रेंच इंग्लिश है, कुछ जो है अमेरिकन इंग्लिश है, हाँ कुछ इंग्लिश इंग्लैंड की है। जैसे औरत को वुमन कहते हैं, औरत को वुमन कहाँ कहते हैं? अमेरिका में। और लेडीज कहते हैं इंग्लैंड में। अब अंतर हुआ, अंग्रेजी दोनों है। लैड माने लड़का होता है, लैड माने, और लैस माने लड़की, लैड और लैस कहा जाता है। और यहाँ क्या है? बॉय और गर्ल। हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, पहले आप जानिए अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो कई देशों में अपने हिसाब से बोली जाती है। कुछ इंग्लिश जो है वो अलग अलग फ्रेंच लैंग्वेज में भी बहुत, फ्रेंच लैंग्वेज से ली गई है, बहुत सारे वर्ड लिए गए हैं। हमारी जो अंग्रेजी है वो खिचड़ी भाषा है, और इवन कुछ हिंदी भी है। अरे हम क्या हैं? हम इंग्लिश और ना हिंदी, हम बोलते हैं इंग्लिश। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। यानी ना हिंदी ना इंग्लिश, दोनों को मिलाकर एक नया लैंग्वेज बन गया इंग्लिश। क्यों? मोबाइल में अपने इंग्लिश वाला कीपैड नहीं ली, देखिए क्या वहीं तक एक कीपैड आता है उसमें इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा। वो आप लिखेंगे हिंदी में तो वो लिखता जाएगा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। आप लिखना क्या चाहते हैं वो छू दीजिए, वही हो जाएगा। उसी को कहते हैं इंग्लिश। तो आप पढ़ क्या रहे हैं? इसीलिए यहाँ सारी भाषाओं का मेल चलता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एब्रीविएशन से रिलेटेड। बहुत सारे अभी इसमें वर्ड्स आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है ओके। बताओ ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके ऑल करेक्ट। क्या होता है? ऑल करेक्ट। ये देखो न में ओ है न इसमें के है, और आगे बैठा है ओके। यानी इसमें कोई नाम निशान नहीं है, फिर भी अपना जगह बनाया हमारा है, कब्जा करके बैठा है। आई एम ऑल करेक्ट। भैया ने इसमें ऑल है और ना के है, ये कहां से आया है? तो ये भी वही वर्ड है, ये भी प्रोड्यूस्ड है। ऑल जो होता है वो बनता है और से, और करेक्ट की स्पेलिंग उसमें जब लैटिन वर्ड में जाओगे तो के से शुरू होती है। इसकी पूरी स्पेलिंग जो है देखनी पड़ेगी मुझे। ये और यानी ओ लिया और करेक्ट में के लिया तब बनाइए ओके। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जो अंडर कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम समझ क्या रहे हैं? तो यहाँ का जो पार्ट है वो ये दिखाता है कि जब भी हम एब्रीविएशन बना रहे होते हैं तो एब्रीविएशन में फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आजकल के कुछ लेटेस्ट यूजेस में अब ये फुल स्टॉप हटा दिया जा रहा है, जैसे डायरेक्ट भी लिख देते हैं लोग, या डॉक्टर जैसे लिखते हैं, डॉक्टर लिखना है ना तो DR के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखते, डॉक्टर MK मिश्रा, ये डायरेक्ट लिख दिया जाए। ये डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर के बाद फुल स्टॉप लगाने की जरूरत, PROF लिख करके फुल स्टॉप लिखा जाता है प्रोफेसर के लिए। तो PROF फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो भी चल रहा है। यानी कुछ लेटेस्ट होता क्या है कि ग्रामर में बीच बीच में जो है कुछ मांग के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। तो उसी परिवर्तन में ये है कि कुछ जगहों पर इसका फुल स्टॉप का प्रयोग करना बहुत जरूरी नहीं माना जाता। लेकिन फिर बता दूं, यहाँ आपको करना पड़ेगा परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में ये बात लागू नहीं होती। परीक्षा में जो ग्रामर है वही लागू होगा, लिखने में आप चल जाएगा। लेकिन परीक्षा में एक क्वेश्चन आया, डॉक्टर लिखना है
तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका फुल स्टॉप का प्रयोग। बताइए, क्लियर हो गया फुल स्टॉप कहाँ कहाँ लगता है? ठीक है, एब्रीविएशन बनाने के लिए ये एब्रीविएशन बनते रहेंगे। मिटा दूं इसको अब, तो आप कॉमा की ओर चलेंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट, फुल स्टॉप का चैप्टर कंप्लीट, रिवीजन हो गया। कल ये बताया था, कुछ चीजें छुटी थी तो उसमें आज भी कवर हो गई होंगी कुछ। चलिए दूसरा देखते हैं, कॉमा क्या है। कॉमा का तो कल हमने एग्जांपल बताया था, कॉमा हटा दो, रोको मत, जाने दो। तो रोको मत, कामा लगा दिया रोको के पास, तो क्या हो गया? रोको मत जाने दो। और रोको के यहाँ कामा न लगाकर मत के यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा? रोको मत जाने दो। यानी सेंटेंस एक है, कॉमा का प्लेस बदल देने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कॉमा कहाँ कहाँ लगता है? पॉइंट 1। अब ही तुरंत हाल ही में आपने पढ़ा एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सबसे पहला और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमा इनवर्टेड कामा, कॉमा इनवर्टेड कामा कितनी बार मैंने कहा होगा। क्यों कहा होगा उसकी कीमत उस समय समझ में नहीं आ रही थी, आज समझो कि वो कॉमा न लगाने से आपका वो डायरेक्ट स्पीच नहीं रह जाता, उसको कॉमा लगाना पड़ेगा। किसी भी सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कामा से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग किया जाता है। इसका मतलब वहां कॉमा का लगना बड़ा ही आवश्यक है। यदि सेंटेंस आया ऐसा पंक्चुएशन में तो देखना पड़ेगा, राम सेड आई शैल टीच यू। तो राम सेड डायरेक्ट लिख दिया तो आपको सेड के बाद क्या करना पड़ेगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया क्या? यानी वहां कॉमा जरूर लगाना है, ठीक है। और यहीं पर इन्वर्टेड कामा भी मैंने क्लियर कर दिया। अरे भाई इन्वर्टेड कामा अगला चैप्टर अभी हम अगला पढ़ने वाले हैं ना, तो इन्वर्टेड कामा कहाँ लगता है? कही गई बात पढ़ाया था ना, रिपोर्टेड स्पीच को क्या कहते हैं? कही गई बात जब भी लिखी जा रही हो, जैसे मैंने कुछ कहा है और आप लिख रहे हैं तो उसको हमेशा क्या करेंगे? मैंने ये कहा उसको इन्वर्टेड कामा में आप लिखिए। किसी ने कोई बात कही, जैसे आप कोटेशन लिखते हैं, इसीलिए इसको कोटेशन मार्क भी कहते हैं। किसी विद्वान ने फला चीज कही, उसको जो है वहां इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही है? जैसे परिभाषा कोई लिखते हैं, फला विद्वान के अनुसार परिभाषा लिख रहे हैं, तो वहां क्या लिखेंगे? हाँ, संदर्भ में कहा आता है, संदर्भ में तो केवल नाम और हुआ था, उसमें कुछ कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। वहां नाम लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करिए। जैसे लेसन और राइटर का नाम लिखना हो तो क्या करना चाहिए? लेसन और राइटर को अंडरलाइन करना चाहिए, वो कोटेशन नहीं लगाना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं और जिनको पता नहीं है वो ये करते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करने के लिए रूल आज बता रहा हूं कि कोटेशन मार्क तभी लगेगा जब किसी के द्वारा कही गई बात होगी। इसीलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो किसी के द्वारा कही गई बात है उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसीलिए जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करते हैं तो कॉमा से अलग करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं रखेंगे तो भी वाक्य आपका गलत है। क्लियर? इन्वर्टेड कामा भी क्लियर कर दिया, लगे हाँ। अब कॉमा का भी पहला रूल हुआ है, क्योंकि कॉमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह लगता है। इसको आप पढ़ेंगे इसमें तो कॉमा का एक लंबा रूल दिया होगा। दिया है क्या? नहीं तो दिया है, बाकी तुम पढ़ते रहना, 2-4 में मैं निपटा रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? पहला तो बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग होता है। दूसरा अभी इसी में चलो, नरेशन से ही क्लियर कर रहा हूं इसको कहां कहां लगता है। जब हम कभी यस कहते हैं, यस मे आई कम इन, तो किसी ने कहा यस कम इन, तो यस और कम इन के बीच में क्या है? अर्ध विराम वहां रुकना है। यस कम इन, यस कम इन नहीं होता बोलते समय भी, इसीलिए उसको बोलेंगे भी ऐसे। यानी यदि ये कह रहा हो यस कम इन,
ये यस क्या है, ये इसके बाद यहाँ अर्ध विराम यानी थोड़ा रुकना है। पूर्ण विराम मतलब पूरा लिखना है, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम जहां हमको पूरा रुकना है, और कॉमा मतलब अर्ध विराम जहां हमें आधा रुकना है, यानी पूरी तरह नहीं रुकना है, आधा रुकना है मतलब रुकिए चल दीजिए। मोटरसाइकिल का पूरा ब्रेक नहीं लेना है, क्लच लिया थोड़ा सा ब्रेक लिया फिर चल दिए। कभी मुंबई गए हो? मुंबई में एक ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन स्टेशन पर जब आती है ना, तो वो जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वो दूर से ही वो स्टेशन पर धीरे धीरे स्लो होना शुरू होती है। स्लो होते 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 अचानक ब्रेक लगेगा और फिर छोड़ देगा। इतने में ही फिर धीरे 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 चलना शुरू हो गया। जिनको उतरना है उतरे चलती ही ट्रेन में, और जो अब फिर चढ़ना है वही में चढ़ते भी रहेंगे, वो फिर धीरे 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 चलने, यानी वो स्टेशन पर आकर रुकती नहीं है कि रुक गई चढ़िए। वो चलती ट्रेन है ही, मूविंग ट्रेन, स्लो ट्रेन उसको धीमी कहते ही है, धीमी लोकल ट्रेन। जब वो चलती है तो स्टेशन पर पहुंच के पहले वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू होती है। स्लो होते 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 एक जगह ब्रेक लगेगा, फिर तुरंत छूटेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू। यही है कॉमा। रुकना नहीं है, रुकना है अर्ध विराम, आधा, पूरा नहीं रुकना है, उसी को कॉमा कहते हैं। और बोलचाल की भाषा में देखो, जैसे ये ट्रेन चल रही है, ये क्या चल रही है? ट्रेन। कौन सी ट्रेन? भाषा वाली ट्रेन, बोलने वाली ट्रेन। और जब ये चल रही है तो इसको चलते समय कहां थोड़ा रुकना है और कहां ज्यादा रुकना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। इसको भी समझना है। इसलिए जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, इसीलिए जिनका ग्रामर कमजोर वो बोल नहीं पाते ना, तो उनकी भाषा स्पष्ट होती है। और जिनका ग्रामर मजबूत, एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा एक्सप्रेशन करने वाला होता है। इसीलिए इनको जो है समझना बहुत जरूरी है। लिखने वाला भी आप तभी अच्छे बन पाएंगे जब आपका पंक्चुएशन सही होगा, क्योंकि वो फ्लुएंसी तभी बनेगी। अभी आपको पता ही नहीं है, अभी हम किताब पढ़वाते हैं लेकिन आपको इंडिकेट नहीं किया, केवल पढ़वाते हैं। अभी आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है पता है? क्वेश्चन को भी पढ़ना एक तरीका है। अरे भाई, यदि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन की तरह नहीं पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गलत नहीं हो गया क्या? आंसर दे रहे हैं तो ऐसे पूछा जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसे जैसे आंसर दे रहे हैं, तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? केवल बोलने मात्र से अंतर हो गया। और तुमको बताएं ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप हिंदी में बोल भी रहे हैं और वो क्वेश्चन है, लेकिन आप कहते हैं असर्टिव में है। अभी समझाऊं? मैं जाऊं कितने लोग कहते हैं बताइए? मैं जाऊं कितने लोग कहते हैं? कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे अब क्या संकोच कर रहे हो? अब ये मैं जाऊं, इसके अंत में क्या लगाऊं? क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप? क्योंकि यदि आंसर दे रहे हैं तो फुल स्टॉप, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क। और अब ये तय कैसे होगा? क्योंकि क्वेश्चन वाला मार्क तो तब लगता है, अभी मैंने बताया कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्या से शुरू होगा, और या तो उसमें क्वेश्चन वर्ड होगा। इस सेंटेंस में ना तो क्या से ही शुरू हुआ और ना ही क्वेश्चन वर्ड है, अटक गया बेचारा त्रिशंकु की तरह। अब यहाँ फुल स्टॉप लगाए कि क्वेश्चन मार्क लगाए? तो आप पहले इस बात को तय करेंगे कि ये वास्तव में क्वेश्चन ही है। क्या है ये? क्वेश्चन ही है। यानी यहां जब भी लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा, जबकि ये क्वेश्चन है दिख नहीं रहा है। और इसका ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। मैं बता दूं आपको कि हिंदी में चाहे ये ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो अब ये वाक्य बनेगा, क्या मैं जाऊं? ये यही बनेगा, क्योंकि इसका सही और सटीक ग्रामर यही है। ये है वाक्यों का, और वाक्यों के प्रयोग में ये डिफरेंसेस हैं। यानी हमको ये थोड़ी थोड़ी सावधानी न बरतें। अब समझो पंक्चुएशन कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे अभी किताब आंसर लिखते हो, क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर को आंख बंद कर ये लिखे थे, ऐसा था, ऐसे ऐसे करते चले गए। हम सब सही तो लिखे थे, और सही क्या खाक लिखे थे, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप।
अब फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क, कामा लगाना था तो अरे कामा क्या है, ये तो आता जाता रहता है, यही था ना जी। नहीं, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तुमको बताएं, मैक्सिमम लोग इन सब बातों को ध्यान नहीं देता है। जो नहीं पढ़ेगा वो क्या ध्यान देगा। ग्रामर की आप पुस्तक खरीद लीजिए, हिंदी के ग्रामर की किताब अलग से आती है व्याकरण की, आप पढ़िए तो समझ में आएगा कि आप कितना हिंदी गलत लिखते हैं। इसको अब ध्यान देंगे कि हमको कहाँ इसका मार्क का प्रयोग करना है। तो वैसे ही यस कम इन, यस कम इन, इसका मतलब क्या है, किसी ने आंसर दिया कि हाँ, किसी ने प्रश्न पूछा तो उसका आंसर क्या मिला, यस कम इन। यदि आप इसका कॉमा नहीं लगाएंगे तब भाई यस कम इन, इसमें कोई वो फ्लक्चुएशन हुई नहीं, जबकि ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। और एक बात बता दूं, ये यस कौन सा वर्ड है पता है, इसको कहते हैं एडवर्ब। इसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब जब भी वाक्य में पहले आता है तो कामा से अलग किया जाता है। कौन, एडवर्ब। जैसे कभी ट्रांसलेशन बनाते समय मैंने कहा ना कि टुमारो को पहले लगा के कामा लगा दो, यस्टरडे आ रहा है तो उसको पहले लगा के कामा, पहले यस्टरडे को अंत में रख दीजिए। आई एम गोइंग या आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, इसको तुम कह दो टुमारो कामा आई शैल गो टू स्कूल, एकदम सही है। लेकिन टुमारो लिख करके कामा नहीं लगाया तो अब ये बात यदि आप आज जान गए हैं तो उसी वाक्य को अब लिख करके दिखाओ, एक नए तरह का एक्सप्रेशन होगा वो। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, अब ना लिख करके जो पूछे तुमसे केवल इतना ही लिखो, टुमारो कॉमा आई शैल गो टू स्कूल। हेलो, ये टुमारो एक वर्ड है जो एडवर्ब का कार्य करता है, और एडवर्ब की प्लेस वाक्य में पहले होती है, उसको कामा से अलग किया जा सकता है। आई शैल कम, आई शैल टीच यू टुमारो डेफिनेटली, डेफिनेटली भी एडवर्ब है, डेफिनेटली अंतिम में लगाते हैं, श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, इनको उठा के पहले लगा के कामा से अलग कर दो, सेंटेंस नया सेंटेंस बना, वो कामा से अलग किया जाता है। हाँ, वहां कामा लगना आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट बताना था कि जब ये वर्ड यस हो गया, नो हो गया, जैसे सर आता है, सर, सर आ जाए तो उसको कामा से अलग करते हैं, सर या मैडम, सर मे आई कम इन या मे आई कम इन सर, ये कामा से अलग होता है। इनको यदि आपने कामा से अलग नहीं किया तो भी वाक्य आपका गलत है ना। उसमें कहाँ रुकना, अर्ध विराम, और कहाँ हमको कैसे शब्द को लेकर चलना है, ये प्रदर्शित होगा इन्हीं से, यानी इन पंक्चुएशन से ही आपके वाक्य की क्या है, उतार चढ़ाव, भाषा का उतार चढ़ाव भी समझ में आना है, यानी चढ़ना और उतरना, अप एंड डाउन भाषा में कहाँ हमको करना है ये बताते हैं ये। अन्यथा आपकी भाषा कोई मतलब थोड़ी है, चली जा रही है, वैसे ही उस ट्रेन की भाषा। एक चीज बता दें, जैसे अब सारे तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि परीक्षा में कहाँ गलतियां करते हो। डियर सर लिखते हो, डियर सर के बाद कामा लगाना है, जो हम लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, लिखने के बाद फिर लिखते हैं ना डियर सर, वहां क्या है, उसको हम संबोधित करते हैं। संबोधन के शब्दों को हमेशा कामा से अलग करना चाहिए। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, मोहन कम हियर, तो मोहन कामा, क्योंकि मोहन कामा वहां अर्थ विराम होता है, मोहन, ये नहीं कहे मोहन कम हियर, कहने वाला ये भी तो कह सकता है मोहन कम हियर, वाक्य गलत हो गया क्योंकि ये सेंटेंस बन गया, मोहन सब्जेक्ट हो गया, जबकि मोहन सब्जेक्ट नहीं है। मोहन क्या है, मोहन एड्रेस है, संबोधित करने वाला शब्द, मोहन कम हियर, ये सही शब्द हुआ। मोहन तुम यहाँ आओ, या मोहन यहाँ आओ, मोहन यहाँ आओ, यदि इस तरह से कोई बोल रहा है तो वाक्य गलत है, क्योंकि उसके बोलने का इंटोनेशन सही नहीं है, वहां उसका वो अर्धविराम होना आवश्यक है। ध्यान में आया। एक जगह और बताता हूं, जैसे लिखते हैं आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, ऐसा लिखते हो, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, ऐसा लिखते हो नहीं? अरे भाई कहते हैं ना कि मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, फॉर 4 days, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ये देयर फॉर देखो बीच में आया है, इसको कॉमा से अलग किया गया,
ये नहीं कर रहे हैं तो भी गलत, बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। देयर आया है, शब्दों लिखना है, अभी तो उस शब्दों को याद करने, देयर फॉर लिखना है। ये नहीं देख रहे हैं कि उसके आगे पीछे भी कॉमा है। क्यों है ये बात आज समझ में आ जानी चाहिए कि ये देयर फॉर भी एडवर्ब है, और जब एडवर्ब बीच में आता है तो उसको दो कामा से अलग करके रखना पड़ता है, उसको अलग करके रखना ही चाहिए, बीच में दो कॉमा से अलग कर दो। और दो कामा से अलग की गई किसी भी शब्द या फ्रेज को निकाल कर बाहर कर दीजिए तो इस वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल उस शब्द की कमी महसूस होगी, यानी वाक्य गलत नहीं होगा। देयर फॉर यानी इसीलिए, ये तो पहले ना होना चाहिए था। इसने कहा कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसको पहले होना था। लेकिन अब चूंकि सेंटेंस का हिस्सा है इसलिए बीच में आता है, और बीच में आएगा तो इसको दो कामा से अलग करना है, यानी देयर फॉर ये बीच में लिखते हैं तो क्या करना है, कॉमा से अलग करना है। ये है आपका लेटर, खूब बढ़िया लिख कर चले आओ और ये पंक्चुएशन मिस कर दो तो क्या होगा, अरे भाई मिलेगा, कुछ मिल जाएगा। लड़के ने लिखा है बट अब हमको क्या चाहिए, हमको 100% लेना है तो अपना 100% दिखाना ना होगा। इन बातों को यदि आप जानते हैं तो 100% दिखाने का प्रयास करेंगे, नहीं जानते हैं तो क्या खाक दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। यस हो गया, नो हो गया, देयर फॉर हो गया, समझ में आ रही ना। कॉमा कई पोजीशन पर मैंने बता दिया कॉमा को, ये रूल सब है, उसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत ढेर सारे रूल्स बना दिया है। एक जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉमा, बताएं, जैसे 4, 6, 10 लोग एक साथ हों और उनको कहना हो मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता, डम्पी, बम्पी, बबली, कुल लिखना है कल नहीं सबको, तो उसको कैसे लिखते हैं पता है, उन सब को कॉमा से अलग किया जाता है। जितने नाउन हो, क्या कई नाउन एक साथ आ जाए, कई प्रोनाउन एक साथ आ जाए, कई एडजेक्टिव एक साथ आ जाए, जब एक से अधिक शब्द एक साथ आ रहे हो तो उनमें सारे शब्दों को कॉमा से अलग करना चाहिए, अंतिम वाले को एंड से जोड़ना चाहिए। जैसे 3 शब्द हो गए, मोहन, सोहन, गीता, क्या लिखेंगे, मोहन, कामा, सोहन एंड गीता। और 4, 6, 10 शब्द हो गए तो जितने हैं 4 शब्द हो गए तो 3 को कामा से, 1 को एंड से, 10 हो गए तो 9 को कामा से, 1 को एंड से। यह प्रक्रिया है, हमेशा ध्यान देना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें एडजेक्टिव कई ठो आ गए एक साथ और उनको अलग कामा से करेंगे तभी वो सेंटेंस सही हो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे ये सब तो हो गया, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को बता ही दिया मैंने, ठीक है। केस इन अपोजिशन आप पढ़े नहीं है, बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें। वैसे आपके लेवल तक की बात मैंने सब बता दी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कॉमा को जैसे अच्छा एपोस्ट्रोफी है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा नेक्स्ट तो क्वेश्चन मार्क है। कॉमा क्लियर हो गया ना सबका, आइए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क को जल्दी। अब इसको जल्दी जल्दी लेके चलते हैं। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर ध्यान देना है कि यदि वो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगना है। इसीलिए मैं रूल लिखवाता हूं तो अंतिम में क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क क्यों लिखवाता हूं पता है, कि वो इंपॉर्टेंट है। और फुल स्टॉप के लिए तो कॉमन हो गया कि 2 सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगता है, तो इतना कॉमन वर्ड। अब क्वेश्चन मार्क यानी कहीं ऐसा ना हो, कुछ बच्चे जानते हो जो नहीं जानते हैं क्या करते हैं, कॉपी में आंसर लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क, आंसर लिखने के बाद भी क्वेश्चन मार्क, उनको पता नहीं, दिखाते हैं बड़ा सुंदर लगता है सुंदर लगाने के लिए वो कला वाले लड़के लड़कियां जो कला में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, स्पेशल लड़कियां जहां बैठी रहेंगी वहीं क्वेश्चन मार्क, वो खुद अपने आप में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाँ देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क, बैठे बैठे क्वेश्चन मार्क बन गया, हाँ जी। आइए ये हो गया क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया ना।
नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क एम के मिश्रा लिख दिए नालायक। ये देखो क्वेश्चन मार्क हटाओ यहां से। अब आए आगे, इन्वर्टेड कॉमा को भी मैंने क्लियर कर दिया कि जब किसी के द्वारा कही गई बात होती है तो क्या होगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, जिसको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में रखा जाता है। एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग देखो, इसका भी इंपॉर्टेंट यूज। एपॉस्ट्रॉफी संबंध बताने के लिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। अब जैसे आज ही मैं सुन रहा था, वही बैठे थे, छठी घंटी खाली थी, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, व्हाट इज योर फादर नेम? व्हाट इज योर फादर नेम? क्या ये क्वेश्चन सही है? व्हाट इज योर फादर? यस, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। ये ग्रामर है बच्चों, इसमें पता ही नहीं है ना। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उसे इस बात का एहसास नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक थोड़ी सी गलती से पूरा का पूरा वाक्य डिस्टर्ब है ये। और ये क्यों डिस्टर्ब है पता है? ग्रामर का नियम है कि दो नाउन कभी भी एक साथ साथ लिखे ही नहीं जा सकते, और जब भी लिखे जाएंगे तो एक नाउन का एक नाउन से संबंध होता है, उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए, या उसके बीच में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होना चाहिए, या तो अभी बताया मैंने कि नाउन यदि दोनों नाम हैं तो उनको कामा से अलग करना है। ये दो नाउन एक साथ कभी हो ही नहीं सकते, वह सेंटेंस ही गलत हुआ जिसमें दो नाउन एक साथ हैं विदाउट एनी प्रीपोजिशन और विदाउट एपॉस्ट्रॉफी और विदाउट कॉमा। तब इसका सही और सटीक, इसका मतलब है कि ये लैंग्वेज तो समझ में आ गई आपको कि ये पूछ हमसे रहे हैं फादर नेम, लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? समझ में आने के लिए तो एक जानवर की भाषा भी समझ लेता है। लेकिन यहां क्या है, हम जब भी एक पढ़े लिखे के रूप में यदि आप हैं तो आपका यह दायित्व बनता है कि आपके सेंटेंस हर एंगल से सही। यस, तो व्हाट इज योर, सॉरी यहाँ योर मिस हो गया मुझसे, योर फादर्स नेम होना चाहिए। ये एपॉस्ट्रॉफी एस बड़ा इंपॉर्टेंट। आपके पिता का क्या नाम है? आंसर देंगे तो क्या होगा, माय फादर्स नेम इज, जो भी है। ऐसे ही व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, या व्हाट इज योर विलेज नेम, तो भी तो लिखेंगे। ये आपके सेंटेंस को कंप्लीट तभी करेगा। व्हाट इज योर टीचर्स नेम? अब टीचर्स में दो बात है, सारे टीचर्स की नाम पूछा तो ये इसके साथ वो हो जाएगा, यस एड हो जाएगा, यानी जैसे बहुत से पिता हो जाएं, बहुत से टीचर्स हो जाएं, तब ना यस इसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर बनाने के लिए भी यस का प्रयोग होता है। लेकिन वहां एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता। ये बात ध्यान देनी, बोलचाल की भाषा में ये हो सकता है गड़बड़ हो जाए कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो ये फादर्स कुछ लड़के लिखते हैं, छोटी कक्षाओं में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं कि व्हाट इज योर फादर्स नेम में फादर के साथ यस लगा दिए, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ यस को कहां लगाना है, एपॉस्ट्रॉफी। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एपॉस्ट्रॉफी, इसको ध्यान देना है। और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कहां होता है बताइए? एपॉस्ट्रॉफी जो है जब प्रयोग किया जाता है जब किसी का हम संकुचन बनाते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, देखा होगा किताब में बहुत पढ़ते पढ़ते कभी कभी पूछते हो ना कि इसको आई वुड पढ़े कि आई हैड पढ़े। अरे भाई ये हाँ नहीं, पहले इसको देखो, आई और डी, आई और एपॉस्ट्रॉफी डी, आई एपॉस्ट्रॉफी एल, सॉरी आई एपॉस्ट्रॉफी डबल एल, आइल, आइड, ठीक है। आम, क्या आम वही आम टीचिंग, ये क्या है? ये एब्रिविएशन बनाया गया, सॉरी एब्रिविएशन नहीं, इसको कहेंगे कंट्रैक्शन, संकुचन। जब हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लेकर के उसको जो है कंट्रैक्ट करते हैं, यानी संकुचन करते हैं उसका, तो एक शार्ट रूप बनता है उसका, उसमें एपॉस्ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
ये हो गया आई एम, ये हो गया आई वुड या आई हैड, ये हो गया आई सेल। समझ में आ रही है? हाँ आई विल, हालांकि आई साथ विल नहीं लगता, आई सेल लगता है, लेकिन यदि कहीं प्रॉमिस है, थ्रीटेन है, तो हाँ आई विल भी पढ़ेंगे। अब ये तो हम अब पढ़ने से पहले इसीलिए इतना आपका सेंस स्ट्रांग हो कि आपको वाक्य पढ़ने से पहले पूरा वाक्य दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ क्या है, ये किस सेंस में आया है। जैसे यहाँ वुड और हैड की बात कर रहा हूं, तो आई वुड पढ़ें कि आई हैड पढ़ें? आई वुड होगा तो वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके बाद वर्ब फर्स्ट लगा हो तो समझ जाओ कि ये वुड है, और इसके साथ ये थर्ड फॉर्म लगा हो तो समझ जाओ ये हैड है। ठीक है? या एक जगह और होता है, आई हैड ए पेन, आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन थी, तो वहां हैड के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग कर दिया जाता है, वर्ब नहीं आएगा, हेड के साथ वर्ब थर्ड आएगा, या हेड के साथ कोई नाउन आ गया तब वो हेड होगा, और वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इतना कॉन्सेप्ट होगा तब आप एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है? इसके अलावा नेगेटिव जब बनाते हो तब भी आता है, नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं ना, डोंट आता है, देखो डोंट लिखते हो, डोंट, फिर क्या हो जाएगा, या डजंट, didn't, hasn't, बन रहा है। will not को क्या लिखते हैं, won't, will not को क्या लिखते हैं, won't, wasn't, अरे सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आप जोड़ दो ना, हो रहा है कंट्रैक्शन, wasn't, hasn't, haven't, isn't it, है ना, कहते नहीं है ना।